नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक इतिहास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको हर प्रकार की ओल्ड न्यू एनसीईआरटी और हर विषय एनसीईआरटी का कोई भी विषय हो, आपको हर विषय हमारी एनसीईआरटी सर्कल में उपलब्ध मिलेगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारे पढ़ाने का तरीका जैसे हम घर पर जो एनसीईआरटी यूज़ करते हैं और उनको पढ़ते हैं, उसी प्रकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बस आपको वीडियो देखना है और उसमें जो आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई जाएँगी, उन पर ध्यान देना है। बाकी इसमें जो कुछ भी है, वो हम एक सामान्य जानकारी के लिए पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं होगा। बाकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इसमें और दिमाग लगाकर दोस्तों खोजना है। क्योंकि इसमें आप दोस्तों इसमें मैपिंग दी गई है, उस मैपिंग को आप बार-बार देखोगे तो आपको ज्योग्राफ़ी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी दोस्तों। और ये एनसीईआरटी जो पुस्तकें हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ये हमारा पहला वीडियो है। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो दोस्तों, कक्षा 6 के जो स्टूडेंट रहते हैं उनके विचार कुछ नॉर्मल रहते हैं, बहुत ही मासूम से रहते हैं और वो सोचते हैं कि जो मतलब उनको जानकारी तो कुछ खास रहती नहीं है। एक कुछ बच्चों की नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मल रहते हैं बच्चे। तो ऐसे ही एक्साइटेड रहते हैं किसी सूचना जानकारी किसी चीज़ को लेकर। तो इसमें वो एक बच्ची का एक्साइटेशन बताया गया है और उसकी उत्सुकता के बारे में बताया गया है। खैर, हम तो अपने हिसाब से पढ़ेंगे दोस्तों। हम लोगों को अपनी तैयारी के लिए पढ़ना है और कुछ ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखानी। बस हमें अपने ज्ञान के लिए पढ़ना है। इसमें फैक्ट्स जो हमें देखने हैं वो महत्वपूर्ण हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसी कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी या हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन सी नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। लोग कहाँ रहते थे? दोस्तों, यहाँ प्रारंभिक समय में लोग कहाँ रहते थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलो देखते हैं दोस्तों, कहाँ है नर्मदा नदी मैप में। हाँ, ये मैप है दोस्तों। तो नर्मदा नदी इधर है हमारे बीचों बीच। ये विंध्य पहाड़ियाँ, सोन नदी, सतपुड़ा, ये इसके आसपास के क्षेत्र हैं। तो नर्मदा नदी का पता लगा लिया। अब क्या लिखा है उधर दोस्तों? नर्मदा नदी का पता लगा लिया हमने। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, वाकिफ थे, इसलिए क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, वहाँ की हर एक जगह से वाकिफ थे। तो होगा ही वो। खैर, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए भी जड़ों, फलों एवं जंगल की
अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। होता ऐसा है दोस्तों कि नदियों के किनारे ही सभ्यता सबसे पहले पनपी। कोई भी सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो या मेसोपोटामिया सभ्यता हो, कोई भी ग्रीस और ईरान वगैरह की कहीं की भी देख लो दोस्तों, सबसे पहले वो नदियों के किनारे ही सभ्यता पनपी है, शिकार करते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखते हैं, उत्तर पश्चिम इधर है और सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ दोस्तों इधर सिंधु क्षेत्र के आगे। आज ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है लगभग, और उसमें ये काबुल नदी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बता रहे हैं, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में बिंद पहाड़ी का पता लगाओ। देख, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ ये रहीं, उत्तर पूर्व, और गारो पहाड़ियाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो आसपास क्षेत्र है ना वो, और मध्य में बता रहे हैं बिंद पहाड़ियाँ जो नर्मदा नदी के आसपास, सतपुड़ा का आसपास का जो क्षेत्र है वो पता लगा लिया हमने दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान बिंद के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, और आगे क्या बता रहे हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, मानचित्र में सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, तो सिंधु नदी ये सबसे बड़ी नदी, इसकी सहायक नदियाँ देखो दोस्तों, इधर से चलते हैं हम अपने मध्य दिल्ली वाले क्षेत्र से, सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। ये अक्सर सभी नदियाँ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र से, उस समय तो नहीं था, ये बटा हुआ था, वो एक ही क्षेत्र होगा। जम्मू कश्मीर और ये तिब्बत से भी कुछ निकली हुई हैं, तो ये जाके पाकिस्तान में मिलती हैं सिंधु नदी। तो देखते हैं नीचे और क्या लिखा है दोस्तों, प्रयास करो। किया हमने प्रयास दोस्तों। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नदियों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और इसकी सहायक नदी इधर है, बीचों बीच में ही है लगभग। गंगा नदी ये इधर, और सोन नदी ये हमारे मध्य से निकलती है। उस समय का कह सकते हैं हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो और चलते हैं हम का क्या, और इसमें क्या लिखा है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इधर क्या लिखा है, मानचित्र 1, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। मानचित्र जो अभी ऊपर दिखाया गया है दोस्तों, वो एक दर्शाता है दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, एक छोटे महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, क्या लिखा था इधर, स्थापना की गई थी। हाँ ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। दोस्तों उस समय यात्रा लोग किस लिए किया करते थे, हम आगे पढ़ते हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थीं। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। थोड़ा डिस्कशन हो जाए इस पे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि एक स्थान पर किसी तरह की आपदा आती है, तो लोग सोचते हैं अब यहाँ पे रहना मुश्किल है, तो कहीं और जाकर बसते हैं। तो वहाँ जाकर बसने की प्रक्रिया शुरू हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, आपदाओं की वजह से। और क्या बता रहे थे, कुछ सेनाएं जैसे कि राजा महाराजा एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने मतलब अपने कोई क्षेत्र को कब्जे में करने के लिए, जैसे कि ऑक्यूपाई कर लेते हैं लोग। राजा महाराजा पहले तो अपने स्थान को बढ़ाने के लिए भी लोग ऐसा करते थे, राजा महाराजा। तो सेनाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे और उसको अपने कब्जे में कर लेते थे। वहाँ की संपदाओं को अपने बस में कर लेते थे, अपने काबू में कर लेते थे। वहाँ पे जो कुछ भी मिलता था तो करते थे ऐसा। और इसके अतिरिक्त व्यापारी भी जाया करते, व्यापारी जैसे उन्होंने कोई अपना मतलब सामान है एक अपने स्थान में उत्पादन किया या पैदा किया, और जो कुछ भी, तो फसलें हैं, अपने सोना चांदी की कीमती की वस्तुएं हैं या कुछ और अन्य सामान, बहुमूल्य रत्न वगैरह, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे बेचने के लिए। क्यों, उससे क्या है, अच्छा पैसा मिलता होगा और उनको दूसरे स्थान से जो कुछ भी सामान है वो अपने स्थान पर लाने के लिए मदद मिलती होगी। क्योंकि हर चीज़ एक ही जगह पे तो उत्पन्न होती नहीं है। अपना सामान कहीं और बेचते थे, कहीं और से सामान लेकर आते थे, वो अपने स्थान पर बेचा करते थे अच्छे दामों पर। तो ऐसा चलता था, ठीक है। तो और धार्मिक गुरु अपने जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की अपने गुरुओं से, या अपनी कोई शिक्षा उन्होंने कोई मतलब जैसे कि समझ सकते हैं आप कि उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण कर ली और अब वो उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो इसलिए जाते थे। और कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकता बस, जैसे कि कोई यात्री भी होते हैं नॉर्मल, जैसे कि सोचते हैं कि हम आजकल भी लोग जाते हैं ना कहीं घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलर बोलते हैं जिनको, तो वो जाते थे। क्योंकि होता है कि उस समय भी लोग की इच्छा होती थी कि देखें संसार को कैसा है, कौन सी जगह क्या है, किस जगह पर क्या क्या होता है, वो सब देखने के लिए। कि इंसान हमेशा से उत्सुक रहा है किसी किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो उस समय यात्री भी हुआ करते थे जो बहुत ही उत्सुक होते थे अपने देश से दूसरे देश को जानने के लिए, अपने देश में क्या हो रहा है, दूसरे देश में क्या हो रहा है, तो वो बताया जा रहा है इसमें दोस्तों। लोग और इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरे के विचारों को समझने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आज लोग यात्राएं क्यों करती हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने जैसा चाहा ऐसा कर जो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने जैसा चाहा वे ऐसा कर सके, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके।
वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरी समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत, हिंदुस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति जो लगभग 3,500 वर्ष पूर्व की थी, मतलब लगभग 3,500 वर्ष पुरानी थी, ऋग्वेद, उसमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये कह रहे हैं कि संस्कृत की जो मूल कृति थी ऋग्वेद सबसे पुरानी, जो 4 वेद हैं हमारे दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वो सोमवेद, तो उसमें बताया गया है। उसका सबसे पुराना ऋग्वेद है। उसमें इसको किसको बताया गया है? ये भरत नाम का प्रयोग, जो गढ़ था, जो संघ था, यूनियन जो कह सकते हैं, समूह, उसका नाम दिया गया था। उसका प्रयोग देश, उसी के हिसाब से हम लोग भारत नाम से ही धीरे धीरे भारत पड़ा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इससे इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है मेन्यू। मैन्यूस्क्रिप्ट का लैटिन भाषा में शब्द होता है मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है। हाथ है, उससे लिया गया है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज जो एक पेड़ होता है, जैसे कि उसकी छाल निकलती रहती है, तो हर बार मौसम जो बदलता रहता है उसकी छाल निकलती है, वो अपनी छाल छोड़ता रहता है, तो उससे ली गई है। छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये देखिए दोस्तों, ऐसी छाल निकलती है, उसको किसी तरह की मतलब तरीके से, कोई भी तरीका होगा उनके पास उस समय, उससे ये अपनी इस छाल को अच्छे से करके एकदम, आज की मान के चलते हैं हम कि प्लाईबोर्ड की तरह बना लेते होंगे, या किसी और उपकरण की सहायता से उसे एकदम प्लान कर लेते होंगे, उसके बाद उस पर लिखते होंगे। ये सब लिखी मिलती है। इतने वर्षों में, ये नीचे थोड़ी और अन्य जानकारी दी गई है। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े मकोड़े खा गए तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती हैं। सुरक्षा के लिए दोस्तों इन्हें कहाँ रखते होंगे? वैसे हम सोच सकते हैं कि ऐसे ही कहीं रखते तो होंगे नहीं कि अपने घरों में रखते हों, नहीं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने जो कुछ भी लिखते होंगे, उनको जो ज्ञान होता होगा, उनको सबको इकट्ठा करके उन्हें पांडुलिपियों में लिखकर अपने बौद्ध विहारों में, मंदिरों में, और जहाँ भी उन्हें अपनी मतलब सुविधा लगती होगी, जहाँ सुरक्षा महसूस होती होगी, वहाँ रखते होंगे। ठीक है। तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं की जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है।
ठीक है। उस समय ये जो जानकारी होती हुई तो उन्हें सोचते होंगे वो संग्रहित करके कहीं रखें, आगे उनको काम आए, इसलिए तो मिलती है जानकारियाँ। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा को उपयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ये बताया गया दोस्तों। जैसे राजा महाराजा भी आज के दौर में भी हम लोग देखते हैं कि कोई मंत्री या कोई विधायक वगैरह किसी चीज़ का शिलान्यास करते हैं तो वो वहाँ लगवा देते हैं ना बड़ा सा पत्थर, और उस पर लिखवा देते हैं। तो वही प्रक्रिया, वो अपना नाम करते हैं दोस्तों, मतलब नाम नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि एक स्मृति के रूप में लिखवा देते हैं ताकि लोग उसको पढ़ें, देखें तो कहें कि हाँ उन्होंने किया ये। और उनका भी नाम भी होता है दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो करवाती थी ताकि लोग उन्हें देखकर पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार की अभिलेख भी मिलती हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपनी कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। नॉर्मल जैसे भी कि आज के दौर में भी कोई अपना घर बनवाता है तो उसमें लगवा लेते हैं अपने घर के बाहर और कहीं अन्य जगह पर भी। तो उस तरह उत्कीर्ण करवा, उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख जोखा रखते थे। जैसे किसी राजा ने किसी स्थान को जीता तो उससे जो जीते हुए क्षेत्र को मतलब ऑक्यूपाई किया उन्होंने, तो वहाँ भी उन्होंने लगवा दिया कि ये क्षेत्र हमने जीता है, या वहाँ की लोगों पर थोड़ा अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए या अपना नाम करने के लिए कि हम ऐसे ही कह सकते हैं ना दोस्तों, नाम करने के लिए कि हमने ये क्षेत्र जीता है, आज से मतलब ये हमारा क्षेत्र है। तो वहाँ के लोगों को इस जानकारी होती तो वो थोड़ी राजा के आदेशों का पालन करते थे। ऐसे ही समझना है दोस्तों हमको, कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है, मतलब यही समझना है कि किस लिए करवाते होंगे, लगभग लेखा जोखा रखते थे। क्या तुम बता सकती हो ये बता सकती हो या बता सकती हो कोई भी कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और इधर कुछ है आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसी तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये उस समय की मुद्रा होगी और ये कितना सुंदर पात्र है दोस्तों। आज भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, बताओ इतने सालों से, कि ये सब संस्कार और कुछ हमारी सभ्यता संस्कृति का एक प्रतीक हैं दोस्तों, और उनका ये महत्वपूर्ण है, वैसे भी महत्वपूर्ण है उपयोग के लिए भी। तो क्या कह रहे थे इधर, इसमें थोड़ी ये दिखा रही है, ये हमारा इसमें बताया गया है शिलालेख है, और इसमें क्या बताया इधर छोटी जगह पर इस जानकारी दी गई। लगभग 2250 वर्ष पूर्व 2200 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान की कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे या पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक है, हम लोग भाषा ही का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है।
ये जो इसके बारे में बता रहे हैं, ये जो आरामाइक भाषा है, ये हम तो अभी कुछ समझ भी नहीं सकते हम लोग। आप ये इसका अध्ययन करने वाले जो बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो करते हैं सब इसका अध्ययन भाषा का। ठीक है, और इसमें नीचे क्या बता रहे हैं, इधर कुछ छूटा था। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। ये जो मटका है इधर प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है दोस्तों। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, ये दोस्तों हम अनुमान लगा सकते हैं किस तरह भिन्न है। ये देखो, ये बिल्कुल चौकोर भी नहीं है, ना ही गोल है, ना ही कोई इसकी स्पेशल आकृति है, ऐसी बना दिया। और हम जो इस आज यूज़ कर रहे हैं वो एकदम गोल है, इसका एक आकार है निश्चित, और उस पर डिज़ाइन भी कुछ अच्छी सी बना, हम लोग अपने प्रतीकों से लेकर बनाते हैं वो सब। ये कुछ अंतर है। हाँ, तो उधर नीचे आते हैं। हाँ, क्या तुम और इसमें क्या बताया जाता है, सुराग का रूप में अतीत को जानने की प्रयास करते हैं। इधर 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए इधर से ही थे, कहाँ चला गया वो। इसके एक अतिरिक्त कई वस्तुओं का प्रयोग में लाई पुरातत्व आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करती हैं। इसकी इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी, कुछ धातु से बनी होती थी, तत्व कठोर नष्ट हो गए थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था दोस्तों। पुरातत्वविद जानवरों और चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढती हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था दोस्तों। इस जगह पर आ गए थे हम। इससे उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बची रहती हैं। ये बता रहे हैं कि वो अगर उस समय मछलियाँ, चिड़ियाँ और अन्य जानवरों की हड्डियाँ मिलती होंगी तो उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोग शायद उनको खाते होंगे। और ये बता रहे हैं वनस्पतियों की जो वो होती है ना, वनस्पतियों की जो अवशेष होती हैं वो मुश्किल से बच पाती हैं, क्योंकि मिट्टी में दबकर वो काफ़ी समय बाद मिट्टी बन जाती है, तो उनका इतना बचता नहीं है वो कुछ अवशेष। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो भी जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जैसे कि कोला बन जाते हैं जो दोस्तों, कोला काफ़ी कोयला हम इसको कोल कहते हैं, तो मिट्टी में दबकर काफ़ी वक्त तक एक हिसाब से बचा रहता है वो। हमने काफ़ी बार देखा भी है। अपने कहीं भी कोई घर की बुनियाद खुरदती है या कोई जगह को खोदा जाता है तो उधर उधर मिलता है, उस हिसाब से बताया गया है ये। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों की अवशेष मिलती होंगी, इसमें ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं दोस्तों। इसकी खूबसूरती ये है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविदों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। पुरातत्वविद दोस्तों छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी को इकट्ठा करके उसके द्वारा अतीत को समझने की पूरी कोशिश करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियों को खोज निकालते हैं। ठीक है, तो अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुत
बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इन तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों अथवा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसलिए हमें उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं रहती। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2002 या 4 कोई भी मान लो, इसी तरह का कोई भी और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः सन या वर्ष 2000 या 2, 2, 4, 6 कोई भी XYZ वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इन पुस्तकों में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की ओर तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं दोस्तों, लेते हैं जानकारी। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। इस CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो ये बता रहे हैं दोस्तों, इस BC जो होता है ना, उसको ईसा पूर्व के रूप में माना जाता है, 1000 वर्ष के पहले का समय। और AD जो 1000 ईसा पूर्व के बाद, सन 1000 के बाद का समय। सिंपल ऐसा ही है, कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। हम लोग इतनी तो समझदार हैं कि ये जानकारी हमें है। ठीक है, तो और देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 3 पर 2 तिथियां, उसका पता लगाओ। इसके अक्षरों का समूह, इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे या करोगी। और कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, ये ख़त्म है इधर। ये सिंबल है, उस समय यूज होते होंगे सिंबल। और ये क्वेश्चन थोड़ा दिए गया है, इन पर चर्चा करनी है दोस्तों। ये थोड़ा हमारी काम का नहीं है। हाँ, करने को कोई, हमने जो कुछ भी पढ़ा है दोस्तों वही है, सब उससे रिलेटेड है ये। उसको पढ़कर ये सब हम दे सकते हैं आंसर इसका। देखते हैं इधर क्या है। मिस्र के उत्तरी तट पर मैसेटा नाम का एक कस्बा है, जहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है
जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न-भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी, मिस्र तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटी सी फ्रेम में दिखाए गए। उन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एक अक्षर के शेर तथा एक अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जाना कि विभिन्न अक्षर किन के लिए उपयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अक्षरों को भी पढ़ सके। जी बता रहे हैं दोस्तों। इधर देखिए, ये चौकोर बनाया गया है, पी, ये सब ये दिखाया गया है। शेर के लिए एल, ये बाज या कौवा है कौन है, इसके लिए ये बनाया गया है। ऐसे ये तो कुछ खास नहीं है। हमें दोस्तों इनका महत्व नहीं है, हमारी परीक्षाओं में कुछ नहीं आता। इधर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य लगभग 250 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये इतनी जानकारी थी दोस्तों, ये और कुछ नहीं है इधर। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों आपको। अगली बार हम इसका अगला अध्याय लेकर आएंगे। बनी रहिए हमारे चैनल पर दोस्तों। आपको सभी प्रकार की एनसीईआरटीयाँ मिलेंगी, नई पुरानी, और एनसीईआरटी का हर विषय, एनसीईआरटी पुस्तक का हर विषय आपको हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में मिलेगा। बस दिक्कत इतना है हमारे एनसीईआरटी इसमें जो चैनल है ना, इसमें कि हम लोग दोस्तों अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा वक्त लगेगा। और अभी हम डायरेक्ट अपना रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो डायरेक्ट मुंह से रिकॉर्ड करते हैं अपने, तो हमारे पास अभी कुछ सिस्टम भी नहीं है दोस्तों। हमने अभी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, क्योंकि इससे हम भी पढ़ते हैं दोस्तों। हम जो पढ़ते हैं वो आप लोगों को भी देना चाहेंगे, क्योंकि हम भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से। क्योंकि दोस्तों इसके बाद मैं कुछ अपना सिस्टम बना लूँगा, उसके बाद हम अपने दोस्तों को अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छी से अच्छी चीज़ों को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों, हमारे चैनल एनसीईआरटी सर्कल को। और अपने दोस्तों में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको ज़रूरत हो एनसीईआरटी किताबों की जो उन पर उपलब्ध नहीं है, तो उनको शेयर करिए और उनको कुछ हेल्प मदद पहुँचाइए उनके पास। ठीक है दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिए। और दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।